हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है। जब हम किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं या ऊष्मा देते हैं तो सबसे पहला क्या हो जाता है, उसके ताप में वृद्धि हो जाती है। तो हम सबसे पहला प्रभाव देखते हैं कि किसी भी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो वस्तु के ताप में वृद्धि होती है, ठीक है। वस्तु के ताप में वृद्धि होती है। आपने देखा होगा कि धूप में, पार्क में क्या होता है, कहीं कहीं लोहे की बेंच होती है, लोहे की बेंच होती है, लकड़ी की भी बेंच होती है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि दिन में धूप में पड़े पड़े लोहे की बेंच ज्यादा गर्म हो जाती है, तो हम लकड़ी की बेंच पर बैठना पसंद करेंगे। उस समय लकड़ी की बेंच कैसी रहती है, ठंडी रहती है, वो गर्म नहीं होती है, ठीक है। अब ये दोनों समान आकार समान प्रकार की हैं, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के पदार्थों से मिलके बनी हुई है। ये जो लोहे की बेंच है, ये लोहे धातु का बना हुआ है, जबकि दूसरा बेंच जो है वो लकड़ी का बना हुआ है। दोनों के पदार्थ की प्रकृति में भिन्नता है। ये ऊष्मा का सुचालक है और ये कुचालक है, लेकिन दोनों का आकार प्रकार बिल्कुल समान है, ठीक है। एक ने अच्छे से ऊष्मा अवशोषित की है, दूसरे ने ऊष्मा अवशोषित नहीं की है। और ये ऊष्मा अवशोषित करके क्या हुआ, इसके ताप में वृद्धि हो जाती है, तो ये थोड़ी सी हमको गर्म महसूस होती है, ठीक है। तो एक और उदाहरण जो उसके पहले शायद हम लोगों ने देखा था, वो देखा था कि दिन के समय क्या होता है कि नदी के किनारे, दिन के समय नदी के किनारे या समुद्र के किनारे जो रेत है वो जल्दी गर्म हो जाती है और रात के समय बड़ी जल्दी ठंडी होती है, ठीक है। ताप पाकर रेत जो है बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन वही जल जो है वो उसके ताप में वृद्धि होती है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होती बनिस्बत किसके, रेत के। रेत ज्यादा गर्म होता है, ठीक है ना। और वही समुद्र का पानी या आपका नदी का पानी थोड़ा सा कम गर्म रहता है, मतलब अपेक्षाकृत रेत से ठंडा रहता है, ठीक है। अब वही चीज रात में उल्टी हो जाती है। क्या होता है, रेत बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है, पानी जो है रेत की अपेक्षा थोड़ा सा गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए, जब भी किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो उस वस्तु के ताप में वृद्धि होती है, और ये ताप में वृद्धि वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। प्रकृति पर कैसे निर्भर करती है, दो पदार्थ लिए हमने, दोनों का द्रव्यमान लिया हमने समान, ठीक है। मैंने लिया रेत और जल, दोनों समान द्रव्यमान पे हैं, ठीक है। मैंने यदि 1 केजी जल लिया, 1 केजी रेत लिया है, तो 1 केजी या 1 लीटर हमारे पास जल भी है। इसको दोनों को हमने क्या दी, ऊष्मा दी, ठीक है। ऊष्मा दी तो क्या हुआ, इनके ताप में वृद्धि हो गई, ठीक है। और वृद्धि हुई तो क्या हुआ, हमने देखा कि रेत बड़ी जल्दी गर्म हो गया और जल थोड़ा कम गर्म हुआ अपेक्षाकृत किसके। देखिए, ये दोनों पदार्थ जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, इनकी प्रकृति अलग है, दोनों का द्रव्यमान समान है, ठीक है। इसको हमने ऊष्मा दी तो ये कम ऊष्मा पा करके बड़ी जल्दी गर्म हो गया, और इसको हमको ज्यादा ऊष्मा देना पड़ा, ठीक है ना। तो आखिर ये चीज है क्या, तो इसी चीज को हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी वस्तु को गर्म करने पर ऊष्मा क्या हो जाती है, अवशोषित होती है, और ये अवशोषित ऊष्मा जो है वो क्या करती है, उस वस्तु के ताप में वृद्धि कर देती है, ठीक है। और वही वस्तु जब ठंडी होती है तो क्या होता है, ताप जो है वो कम हो जाता है, या ऊष्मा जो है उस वस्तु में से बाहर निकलती है, तो वो वस्तु जो है वो ठंडी हो जाती है। तो भिन्न भिन्न पदार्थ की समान द्रव्यमान या भिन्न भिन्न पदार्थ की समान द्रव्यमान वाली या सामान्य द्रव्यमान मात्रा को का ताप जो है वो हम बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर इसका ताप भी मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, इसका ताप भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो मुझे इसको कम ऊष्मा देनी पड़ेगी और इसको अधिक ऊष्मा देनी पड़ेगी। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ
कि जो अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं, ठीक है, दोनों का द्रव्यमान समान है। अब दोनों का ताप जो है मुझे 1 डिग्री बढ़ाना है, तो मुझे उसको ऊष्मा देना पड़ेगा, लेकिन इसको कम ऊष्मा देनी पड़ेगी और इसको ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, क्योंकि हमको ये मालूम है कि ये जल्दी गर्म हो जाती है और ये देर से गर्म होता है। लेकिन ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या वजह है कि ये जल्दी गर्म हो जाता है और ये जल्दी गर्म हो जाता है और जल जो है वो बड़ी देर से गर्म होता है, ये पानी जो है वो बड़ी देर से गर्म होता है और इसको जो है हमको ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है। तो हम उस कारण पर ये क्यों जल्दी गर्म हो जा रहा है और ये क्यों नहीं हो रहा है, गर्म नहीं हो रहा है, इसके संदर्भ में चर्चा करते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो हम उसे देते हैं ऊष्मा, ठीक है। जब वस्तु गर्म होती है तो हम उसे ऊष्मा देते हैं। मान लीजिए उस ऊष्मा का मान है Q, ठीक है। अब जब इसी वस्तु में से ऊष्मा बाहर आ जाती है, ठीक है, तब भी उसे हम कहेंगे Q, यानी कि दी गई ऊष्मा, वस्तु को दी गई ऊष्मा जिससे वस्तु के ताप में क्या हुई, वृद्धि हुई। और अगर उसमें से ऊष्मा बाहर आ गई तो ली गई ऊष्मा या बाहर आई ऊष्मा, इसे हम प्रदर्शित करते हैं Q से, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को दी गई या ली गई ऊष्मा, ठीक है, उसका मान है Q। ली गई, पहले लेते हैं हम दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा, इसे हम प्रदर्शित करेंगे Q से। तो किसी भी पदार्थ को यदि हम ताप देते हैं या लेते हैं, वो ऊष्मा जो है उसे हम कहेंगे Q, और ये Q जो है वो कुछ महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करती है। तो किसी भी पदार्थ को दी गई ऊष्मा और ली गई ऊष्मा सबसे पहले किस बात पर निर्भर करती है, वस्तु के द्रव्यमान पर, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान। मान लीजिए ये द्रव्यमान है आपका m, ठीक है। तो ली गई ऊष्मा या दी गई ऊष्मा जो है वो समानुपाती होती है वस्तु के द्रव्यमान के, ठीक है। दूसरी बात, ली गई ऊष्मा या दी गई ऊष्मा ये निर्भर करती है वस्तु के ताप में परिवर्तन पर, वस्तु के ताप के परिवर्तन पर। यदि किसी वस्तु को हमने ऊष्मा दी तो उसके ताप में परिवर्तन हुआ, ताप के लिए लेते हैं हम कैपिटल T, ठीक है। और जहां पे परिवर्तन शब्द इस्तेमाल होता है वहां पर हम ये साइन लेते हैं डेल्टा T, ठीक है। तो वस्तु को दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा वस्तु के ताप में परिवर्तन पर भी निर्भर करती है, अर्थात ये ऊष्मा जो है वो ताप में परिवर्तन के समानुपाती होती है। मान लीजिए ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। पहला समीकरण क्या मिला हमको कि वस्तु को दी गई या ली गई ऊष्मा जो है वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होती है। दूसरा, वस्तु के ताप में परिवर्तन के भी समानुपाती होती है। और तीसरी बात, ये वस्तु की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, वस्तु की प्रकृति, ठीक है। वस्तु को जो हम ऊष्मा दे रहे हैं या उस वस्तु से जो ऊष्मा निकल रही है ना, वो वस्तु की प्रकृति पर भी निर्भर कर रही है, ठीक है। क्या अभी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि यदि हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होती है, ठीक है। दो अलग अलग प्रकार की वस्तु है लेकिन दोनों का द्रव्यमान समान है। अगर हमें उन्हें गर्म करना है, उनका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है, तो दो अलग अलग प्रकृति की समान द्रव्यमान की वस्तु को अलग अलग ताप देना पड़ेगा, ठीक है। उसको समझने के लिए, या ऐसा क्यों होता है उसको समझने के लिए हम देख रहे हैं कि किसी भी वस्तु को यदि हम ऊष्मा देते हैं या उसमें से ऊष्मा बाहर आती है तो ये ली गई या दी गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ठीक है। वस्तु के ताप में परिवर्तन पर निर्भर करती है,
ठीक है, और वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो हमारे पास आया दो समीकरण। कौन कौन सा वाला समीकरण? एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो मैं इनको मिटा दे रही हूँ। यदि हम दोनों समीकरणों में क्या कर दें, गुणा कर दें या दोनों को एक साथ लिखें, तो क्या होगा? पहला समीकरण क्या है? Q समानुपाती है। दोनों को एक साथ यदि लिखते हैं तो Q समानुपाती है किसके किसके? द्रव्यमान के और ताप में परिवर्तन के। तो हमने क्या लिखा? ये समानुपाती है किसके? द्रव्यमान के, वस्तु के द्रव्यमान के, और इनटू ताप में परिवर्तन के। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। जब भी हम समानुपात का चिन्ह हटाते हैं हम लगाते हैं बराबर का चिन्ह। ठीक है, और जब बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो हम एक नियतांक लिखते हैं। मान लीजिए वो यहाँ का नियतांक, ये नियत राशि जो है वो है S इंटू डेल्टा T। यहाँ पर जो हमने S लिखा है ना, ये S जो है वो क्या है? एक नियतांक है। इसका मान प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग होता है, बट निश्चित होता है। इसे हमने कहा उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, ये S जो है वो क्या है? उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा। और इसी विशिष्ट ऊष्मा के कारण ही कोई वस्तु जल्दी गर्म होती है, तो कोई वस्तु देर से गर्म होती है, कोई वस्तु जल्दी ठंडी हो जाती है, तो कोई वस्तु देर से ठंडी होती है। ठीक है, मेरी बात समझ लिए कि किसी भी वस्तु का देर से गर्म होना या जल्दी गर्म होना या देर से ठंडा होना या जल्दी ठंडा होना उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करता है। और प्रत्येक वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा निश्चित होती है और स्थिर होती है और अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस विशिष्ट ऊष्मा को हम परिभाषित करेंगे। देख लेते हैं। सबसे पहले हम सूत्र निकालते हैं विशिष्ट ऊष्मा के लिए। S को हमने बाहर निकाला, तो S बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा, यहाँ लिखते हैं, बराबर Q बटा डेल्टा T। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया? सूत्र आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ ये बता दूं बच्चों। अब हम देखते हैं इस विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक होगा जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कौन सा मात्रक है? SI मात्रक है। SI मात्रक। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या हाँ ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, अब हम देखते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा क्या होगी। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा क्या होगी? विशिष्ट ऊष्मा, ये वाली ऊष्मा की वह मात्रा है जो वस्तु के एकांक द्रव्यमान का ताप एकांक डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। कैसे? चलिए इसी सूत्र से हम देखते हैं। S = Q बटा डेल्टा T। ठीक है, ये M तो यहाँ छूट गया बच्चों, M लिखना था मुझे, M डेल्टा T। ठीक है ना, ये जो किलोग्राम आया है ना, ये M के लिए आया। ठीक है, देखिए यदि इस सूत्र में M बराबर 1, ठीक है, तापमान में परिवर्तन ये भी 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यदि वस्तु का द्रव्यमान एकांक हो तो उस वस्तु के द्रव्यमान में यदि 1 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन हो रहा हो और उस 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए जितनी भी ऊष्मा लगी, क्या बच जाएगा? इसके बाद देखिए, अगर मैं इस सूत्र में मान रखती हूँ क्या, M का मान 1, ठीक है, डेल्टा T का मान
1, तो हमारे पास क्या बचा क्या, S इज इक्वल टू Q। ठीक है, S इज इक्वल टू Q, यानी कि S क्या है, ये जो विशिष्ट ऊष्मा है ये किसके बराबर है, उस ऊष्मा के मान के बराबर है जो हम उस वस्तु को दे। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। क्या कहा मैंने, मैं एक बार फिर से आपको ये बता दे रही हूँ। चलिए, अगर ना समझ में आया हो तो हम इस सूत्र से लेके चलते हैं। सूत्र है हमारे पास विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा। ठीक है, इस सूत्र में यदि मैं m का मान रखती हूँ, m का मान रखते हैं 1, तापमान में परिवर्तन 1 डिग्री सेल्सियस, इसका क्या मतलब हुआ, ये हुआ एकांक द्रव्यमान, एक मतलब एकांक द्रव्यमान। ठीक है, और ये हुआ एकांक ताप। ठीक है, अब दोनों जगह हम एक एक रख के देखते हैं। ठीक है, तो हमने रखा इस सूत्र में m का मान 1 इंटू इसका मान 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा केवल S। ये क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है, ये क्या है, ली गई या दी गई ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा इसके बराबर है, ली गई या दी गई ऊष्मा के बराबर। ठीक है, तो इसे परिभाषित कैसे करेंगे हम, तो विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है, ठीक है, जो किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक या इकाई ताप तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। इसे ही हम कहते हैं क्या चीज, विशिष्ट ऊष्मा। और इस विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक है जूल प्रति केजी, ये पर केजी डिग्री सेल्सियस। अब मेरे ख्याल से बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब वो चीज़ याद आ रही है हमको, कौन सा उदाहरण, रेत जल्दी गर्म होती है, तेल जल्दी गर्म होता है, लेकिन जल जल्दी गर्म नहीं होता। तो जिस भी वस्तु का S का मान ज़्यादा होगा, ये यदि ज़्यादा है, विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है, तो वो वस्तु देर से गर्म होगी और देर से ठंडी होगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे जल की, जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। इसका मतलब इसका जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी, ज्यादा होगी, किसकी अपेक्षा, रेत की अपेक्षा, तेल की अपेक्षा। आप देखेंगे ना कि रेत भी बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है और तेल भी बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन पानी देर से गर्म होता है। तो जिस भी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगी वो वस्तु उतनी देर से गर्म होगी और उतनी देर से ठंडी होगी, लेकिन जिस भी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कम होगी वो वस्तु क्या होगी, जल्दी गर्म होगी और जल्दी ठंडी हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए तेल है आपका, और क्या, रेत। ठीक है, धातुएं भी जो है वो देर से, धातु जो है वो बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी भी होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्या चीज, ताप में वृद्धि के बाद एक और गुण है ताप वृद्धि का, वो है आपका ऊष्माधारिता। अभी हमने क्या पढ़ा, विशिष्ट ऊष्मा, कि किसी भी वस्तु पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप में वृद्धि होती है। ठीक है, ऊष्मा देंगे तो ताप में वृद्धि होगी, ऊष्मा ले लेंगे तो ताप में कमी आएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने पढ़ा विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, यानी कि S। अब हम दूसरी चीज पढ़ेंगे, इसमें है ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता क्या होती है, ये भी ऊष्मा की मात्रा है, ये भी ऊष्मा की वह मात्रा है जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। विशिष्ट ऊष्मा क्या थी,
विशिष्ट ऊष्मा ये थे कि किसी भी वस्तु के इकाई द्रव्यमान का ताप कितना डिग्री तक बढ़ाना है, इकाई डिग्री तक बढ़ाना है या एकांक ताप तक बढ़ाना है। तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। लेकिन ऊष्माधारिता क्या है, किसी भी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान, यानी मैंने 1 kg रेत लिया है और अभी प्रारंभ में इसका तापमान मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है। इस पूरे का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वह उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहलाएगी। तो ऊष्माधारिता बराबर होता है द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है बच्चों, अभी हमारे 10th के सिलेबस में हमको इतना ही पढ़ना था इसके बारे में। किसके बारे में? ऊष्माधारिता के बारे में। बात आ गई इसकी क्या, इकाई की या इसके मात्रक की। तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान है। द्रव्यमान है तो क्या होगा बच्चों, नहीं संपूर्ण द्रव्यमान है ना, तो ये हो जाएगा इसके लिए जूल डिग्री सेल्सियस। कैसे बोलेंगे इसको हम, जूल डिग्री सेल्सियस। ये है ऊष्माधारिता का SI मात्रक। क्या कहा मैंने, ये है ऊष्माधारिता का SI मात्रक। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ कि ऊष्माधारिता क्या है, किसी भी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं ऊष्माधारिता, उस पर्टिकुलर वस्तु की ऊष्माधारिता। जबकि विशिष्ट ऊष्मा क्या है, यानी कि S क्या है, S ऊष्मा की वह मात्रा है, ठीक है, ली गई या दी गई ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी भी वस्तु के इकाई या एकांक द्रव्यमान के ताप को एकांक ताप तक या 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, दोनों का मात्रक हमने देख लिया कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस और ऊष्माधारिता का मात्रक है जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो ये था ताप में वृद्धि, किसका, ऊष्मा का प्रभाव। यदि हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो वस्तु के ताप में वृद्धि होती है। ठीक है, और क्या होता है वस्तु को ताप देने पर, और क्या होता है, वस्तु में ऊष्मीय प्रसार होता है। ऊष्मीय प्रसार होता है, ऊष्मा देने के कारण वस्तु की विभिन्न गुणों में परिवर्तन आता है। वो गुण कहलाता है ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, तो ठोसों में ऊष्मीय प्रसार, गैसों में ऊष्मीय प्रसार, द्रवों में ऊष्मीय प्रसार, ये हमको इसमें देखना है। किसमें, ठोस में अलग, द्रव में और गैस में। हम तीनों को यदि ऊष्मा देते हैं तो ठोसों में प्रसार होता है, द्रव में भी प्रसार होता है, गैस में भी प्रसार होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ठोसों में प्रसार। ठोसों में प्रसार जो है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है लंबाई में प्रसार, दूसरा क्षेत्रफल में प्रसार, तीसरा आयतन में प्रसार। ठीक है, तो चलिए हम ऊष्मीय प्रसार के संदर्भ में चर्चा करते हैं, है ना। ऊष्मा का प्रभाव देख रहे हैं हम। ऊष्मा के प्रभाव में हमने सबसे पहले देखा वस्तु के ताप में वृद्धि होती है। उस ताप में वृद्धि के अंतर्गत हमने पढ़ा विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता। अब हम देख रहे हैं ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार अभी हम देखेंगे ऊष्मीय प्रसार ठोस में। ठीक है, दैनिक जीवन में हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। क्या देखते हैं कि जो टेलीफोन या बिजली के जो तार होते हैं ना, खंभों में जो लगे रहते हैं, वो झूलते हुए लगाए रहते हैं, ऐसे एकदम तान के नहीं लगे रहते हैं। 2 पोलों के बीच में यदि आप तार को देखोगे ना तो वो हल्के से झूलते हुए रहते हैं, एकदम तने में नहीं रहते हैं। ठीक है, जब भी कंक्रीट बिछाते हैं तो कंक्रीट के जो ब्लॉक होते हैं ना, उनके बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो आप मिडिल स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, मेरे ख्याल से प्राइमरी से भी पढ़ते आ रहे हैं, कि रेल पटरियों को बिछाते समय 2 रेल पटरियों के बीच में गैप छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी के दिनों में
क्या होता है, यदि वो धातु है तो धातु में क्या होगा, प्रसार होगा, है ना। वो धातु फैलेगी और फैलेगी तो क्या होगा, त्रुटि आएगी। और रेल पटरी के बीच में जहाँ पे जॉइंट है वहां पर अगर गैप ना छोड़े तो पटरियां मुड़ जाएंगी। तार जो है वो गर्मी के समय तो जैसे झूलते हुए हैं, लेकिन ठंडे के समय क्या हो जाएंगे, अगर ऊष्मा कम हो गई, ताप कम हो गया तो वो तन जाएंगे तो टूटेंगे। इसलिए तारों को हमेशा कैसा, झूलते हुए दो खंभों के बीच में रखा जाता है। जितने भी तार हैं, चाहे टेलीफोन के तार हो या बिजली के तार हो, सबको झूलते हुए रखा जाता है। क्यों, क्योंकि ठंडी के दिनों में ये ताप में कमी के कारण ये क्या हो जाते हैं, सिकुड़ते हैं। सिकुड़ने के कारण इनके टूटने की संभावना रहती है, इसलिए पहले से ही उसे ढीले बांधे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, ऊष्मीय प्रसार के। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ठोसों में। ठोसों में ये प्रसार जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है वस्तु की लंबाई में प्रसार, ठीक है। दूसरा होता है क्षेत्रफल में प्रसार, और तीसरा होता है आयतन में प्रसार। ठीक है, लंबाई यानी कि L, लेंथ, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ठीक है, आयतन यानी कि वॉल्यूम, V में प्रसार। ठीक है, अब इसे हम बोलते हैं लंबाई प्रसार गुणांक, इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और दूसरा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, लंबाई की जगह हम लिख ले हैं और इसका ये रेखीय हो जाएगा, रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक क्षेत्रफल का, क्षेत्रीय या क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, इसे बीटा से डिनोट करते हैं। और तीसरा है आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक निश्चित ताप पा करके वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है, रेखीय प्रसार गुणांक। वस्तु के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है या उसमें प्रसार होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। वस्तु के आयतन में वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं आयतन प्रसार गुणांक, और इसे क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं। अब इन तीनों को हम अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अभी पढ़ेंगे सबसे पहले ठोसों में जो रेखीय प्रसार गुणांक है उसके संदर्भ में। पहला, यानी कि अल्फा, रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है। किसी वस्तु की इकाई लंबाई की क्षण, किसी वस्तु की इकाई लंबाई की क्षण का ताप जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उस वस्तु में जो प्रसार होता है उसे हम रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। मान लीजिए अपने पास एक धातु की छड़ है, इसकी प्रारंभिक लंबाई जो है वो L है। ठीक है, अब इसका तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया गया तो क्या हुआ, इसमें एक इतना प्रसार हुआ। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रही हूं, उस प्रसार को कहा गया डेल्टा L। ठीक है, इस वस्तु का या इस क्षण का ताप प्रारंभ में कम था, इसको हमने ताप दिया, यानी तापमान में परिवर्तन हुआ। प्रारंभ में वस्तु की लंबाई L थी, लेकिन जब इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस हो गया तो इस वस्तु की लंबाई कितनी हो गई, डेल्टा L हो गई, मतलब थोड़ी सी बढ़ गई। मतलब उसकी लंबाई में जो प्रसार हुआ उसे कहा गया रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है बच्चों, एक बार मैं फिर से आपको परिभाषा समझा दे रही हूं कि रेखीय प्रसार गुणांक होता क्या है।
किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार, किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो वस्तु की इकाई लंबाई के क्षण का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर होता है। ठीक है, किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए होता है। या हम इसको और सरल शब्दों में पढ़ें तो किसी वस्तु की इकाई लंबाई की क्षण का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर वस्तु की लंबाई में जो प्रसार होता है उसे हम रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं और इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा इक्वल टू होगा क्या? अल्फा इक्वल टू होगा आपका लंबाई में वृद्धि बटा क्षण की प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है? डेल्टा एल बटा प्रारंभिक लंबाई एल गुणा ताप में वृद्धि डेल्टा टी। ताप को हम टी से प्रदर्शित करेंगे और ताप में वृद्धि जो है वो या ताप में परिवर्तन जो है वो हम किससे प्रदर्शित करेंगे? डेल्टा टी से। ठीक है, तो ये हमको क्या मिला? रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक। अब कितना वृद्धि हुआ यदि मैं इसको बाहर निकालती हूँ। ठीक है, डेल्टा एल को हमने बाहर निकाला तो क्या हुआ? अल्फा ब्रैकेट में एल इंटू डेल्टा टी, ये है वस्तु का रेखीय प्रसार। ठीक है, इसे हम बोलेंगे वस्तु का रेखीय प्रसार गुणांक, जिसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो अल्फा है इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा डिग्री सेल्सियस, डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोहे का, क्योंकि लोहे का बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। रेल पटरियों का एग्जाम्पल देखते हैं तो रेल पटरी के इकाई लंबाई की या लोहे की इकाई लंबाई के क्षण का ताप यदि 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है तो उसके लंबाई में कितना प्रसार होता है? देखिए 1-2 मीटर का प्रसार होता है। ये यदि इकाई लंबाई यानी कि 1 मीटर की लोहे की छड़ है, ठीक है, उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है तो उसकी लंबाई में 0.00012 मीटर का प्रसार होता है। ठीक है, यानी कि इसका तापमान यानी कि लोहे की इकाई लंबाई की छड़ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो इतना उसमें प्रसार होगा। क्लियर बच्चों? तो ये था रेखीय प्रसार गुणांक, जिसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात किसी वस्तु की लंबाई का वह प्रसार जो उसकी इकाई लंबाई के क्षण का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है, इसे हम रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक या क्षेत्रफल प्रसार गुणांक। दूसरा इसे हम प्रदर्शित करेंगे बीटा से। ठीक है, अब हमारे पास एक धातु की प्लेट है। ठीक, इसका क्षेत्रफल निश्चित है, उस प्लेट के बीच में हमने एक होल करके रखा हुआ है, इस होल का भी व्यास निश्चित है। ठीक है, तो यहां पर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होगा? वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार जो उस वस्तु के इकाई क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है, या किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर उस वस्तु के क्षेत्रफल में जो प्रसार होता है उसे हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। मान लीजिए इकाई क्षेत्रफल का हमारे पास एक
प्लेट है, ठीक है, ये इकाई क्षेत्रफल है, ये भी इकाई क्षेत्रफल का होल है। इसका तापमान यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो इसके क्षेत्रफल में जो प्रसार होता है उस वस्तु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल है क्या, ए, लेकिन जब 1 डिग्री सेल्सियस इसको बढ़ाएंगे तो इसके क्षेत्रफल में इस तरह से प्रसार होगा ना। तो क्या ये होल में भी प्रसार होगा बच्चों? हाँ होगा, ये भी बढ़ेगा। तो ये जो प्रसार हुआ ये कहलाया क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो ये प्रारंभिक क्षेत्रफल था, अब ये हो जाएगा डेल्टा ए, क्षेत्रफल में परिवर्तन, ठीक है। अब इसे हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणा ताप में वृद्धि या ताप में परिवर्तन, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, क्षेत्रफल में वृद्धि यानी कि डेल्टा ए, ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्रफल ए इंटू ताप में वृद्धि डेल्टा ए, ठीक है। अब हम इस ए को बाहर निकालते हैं, ए को हमने बाहर निकाला तो क्या हो गया, बीटा ब्रैकेट में ए इंटू डेल्टा टी, ये टी होगा बच्चों, सॉरी ये टी, तो ये हो गया टी। ये है आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के लिए फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या चीज, इसका मात्रक भी डिग्री सेल्सियस। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, किसी वस्तु का या अल्फा का मान जो है, अल्फा यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक जो है वो मतलब क्या बोलना चाहिए, जो बीटा का मान जो है वो रेखीय प्रसार गुणांक से क्या होता है, जस्ट डबल होता है, ठीक है। यदि किसी वस्तु में का रेखीय प्रसार गुणांक 1 है तो उसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कितना होगा, जस्ट डबल होगा, यानी कि बीटा का मान जो है वो अल्फा की अपेक्षा इस तरह से होगा, ठीक है, जस्ट डबल होगा, ठीक है। मेरी बात समझे आप? यदि अल्फा और बीटा में अनुपात पूछा जाए, यदि इसका मान 1 है तो ये कितना हो जाएगा, जस्ट डबल, ठीक। अब हम बात करते हैं किसका, आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक यानी कि गामा। तीसरा, ठीक है, किसी वस्तु के आयतन में वह प्रसार जो उस वस्तु के इकाई आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जरूरी होता है, ये आवश्यक होता है। मान लीजिए ये हमारे पास एक छोटा सा बेलन है, हो गया इसका प्रारंभिक आयतन हो गया कितना, V। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाया तो इसका आयतन प्रसार कितना हुआ, डेल्टा V, ठीक है। किसी वस्तु के आयतन में वह प्रसार जो उस वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है, यानी कि इस वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर क्या हुआ, इस वस्तु के आयतन में जितना प्रसार हुआ वो उस वस्तु का आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। इसे हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो गामा इज इक्वल टू क्या, आयतन में वृद्धि बटा क्या होगा, प्रारंभिक आयतन गुणा ताप में परिवर्तन या वृद्धि, ठीक है। मान रखते हैं आयतन में वृद्धि डेल्टा V, प्रारंभिक आयतन V इंटू ताप में वृद्धि डेल्टा
टी। ठीक है, वी को हमने डेल्टा डेल्टा वी को हमने बाहर निकाला, क्या हो जाएगा डेल्टा टी। ये हो गया आपका आयतन प्रसार गुणांक, यानी कि